हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने संयुक्त विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति और उसका जो पहली एप्लीकेशन है वो है वेग वर्णकारी अपने पढ़ा। और मैंने ये बताया था कि वेग वर्णकारी एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है जो एक निश्चित वेग से गतिशील आवेशित कणों को अविक्षेपित रहते हुए बाहर निकलने देती है, और यदि कण का वेग उस निश्चित वेग से कम या ज्यादा होता है तो वो क्या करती है, उसको विक्षेपित कर देती है और बाहर नहीं निकलने देती है। यानी वेलोसिटी सेलेक्टर एक निश्चित वेलोसिटी से गुजरने वाले कणों को ही बाहर निकलने देती है। ठीक है, अब बच्चों अपन दूसरी युक्ति लेते हैं और वो है साइक्लोट्रॉन। सेकंड जो डिवाइस है वो बच्चों है साइक्लोट्रॉन, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन 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 बच्चों एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसका उपयोग भारी धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन आदि को उच्च गतिज ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है जो जिसका उपयोग भारी धनावेशित कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को उच्च गतिज ऊर्जा तक त्वरित करने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसका उपयोग भारी धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को उच्च गतिज ऊर्जा तक त्वरित करने में किया जाता है। अब बच्चों एक ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कणों को साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कणों को साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कणों को साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनके लिए आइंस्टीन का विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रभावी हो जाता है।
क्योंकि इनके लिए आइंस्टीन का विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रभावी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है। ये बच्चों बोर्ड में पूछा जा चुका है। बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है। ये आइंस्टीन का विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रभावी हो जाता है। इसके कारण क्या गड़बड़ होता है, ये अभी अपन बच्चों जब इसके पैरामीटर्स देखेंगे, प्राचल देखेंगे, उस टाइम मैं क्लियर करूंगा कि क्या गड़बड़ होती है कि अपन इलेक्ट्रॉन को इससे क्यों नहीं त्वरित कर पाते हैं और आइंस्टीन का विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत प्रभावित होने पर क्या गड़बड़ होती है। ठीक है, फिलहाल आप तो लॉजिक तो ये ध्यान रखें। और इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कण को त्वरित करने के लिए बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है, न कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है, न कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब अपन ये देखते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका बच्चों सिद्धांत है कि यदि किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार विद्युत क्षेत्र में गुजारा जाए तो विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बार उसको ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती रहती है। यहां चुंबकीय क्षेत्र का कार्य आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर गति करवाना होता है। क्या करवाना होता है? वृत्ताकार पथ पर गति करवाना होता है। तो सिद्धांत क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से आवेशित कण को बार बार चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से आवेशित कण को बार बार विद्युत क्षेत्र में से गुजारा जाता है। बार बार विद्युत क्षेत्र में से गुजारा जाता है। विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बार विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बार आवेशित कण को क्यूवी ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती रहती है। जिससे कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती रहती है। यहां चुंबकीय क्षेत्र का कार्य आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर गति कराना होता है। आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर गति कराना होता है। चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से आवेशित कण को बार बार विद्युत क्षेत्र में से गुजारा जाता है।
विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बार आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करता है जिससे कण की गति ऊर्जा में वृद्धि होती रहती है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का कार्य आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर गति कराना होता है। ये बच्चों साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। अब अपन ये देखते हैं इसकी बनावट। साइक्लोट्रॉन की बनावट देखते हैं बच्चों। तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, इसमें दो डी की आकृति के धात्विक खोल होते हैं ऐसे, और इनको एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है। एक दूसरे के समांतर ये D1 और D2 दो धात्विक खोल होते हैं जिनकी आकृति D के समान होने के कारण इनको डीज कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और इनके जो फलक होते हैं ये एक दूसरे के समांतर होते हैं। इनको क्या किया जाता है, एक उच्च रेडियो आवृत्ति, उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसकी जो आवृत्ति न्यू होती है वो 10⁶ हर्ट्ज होती है और वोल्टेज जो होता है 10⁴ वोल्ट होता है। विभवांतर इतना होता है। और इन दोनों डीज को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रख दिया जाता है। ये N और S दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिसकी जो दिशा होती है, इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो इन दोनों डीज के तल के लंबवत दिशा में होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दोनों डीज के तल के लंबवत दिशा में होती है। ठीक है बच्चों। जिस कण को आवेशित करना होता है उन्हें उन दोनों डीज के मध्य स्थान में उत्पन्न किया जाता है। जिस आवेशित कण को त्वरित करना होता है उसे दोनों डीज के मध्य स्थान में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। तो यह हुई बच्चों इसकी बनावट। क्या होगा, इसमें डी की आकृति के दो धात्विक खोल होते हैं। जैसे मैं अपन ये कहना चाहूं, अपने पास बच्चों एक टिफिन है, टिफिन, ठीक है, ढक्कन लगा हुआ है, और इसको इस टाइप से दो भागों में अगर मैं काट दूं, दो अर्धचंद्राकार आकृति के डीज बनेंगे, नहीं बनेंगे? तो ऐसे दो डीज होते हैं। ठीक है, दो धात्विक खोल होते हैं जिनकी आकृति कैसी होती है, डी के समान होती है, और इनके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। विद्युत क्षेत्र केवल इन दोनों डीज के बीच का जो गैप होता है उसमें विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है। और इन दोनों डीज को एक रेडियो आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ दिया जाता है जिसकी आवृत्ति 10�6 हर्ट्ज होती है और विभवांतर जो होता है 10⁴ वोल्टेज होता है। क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों डीज को दो चुंबकीय ध्रुवों, दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। इस प्रकार रखा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दोनों डीज के तल के लंबवत होती है। दोनों डीज के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। और जिस आवेश को त्वरित करना होता है उन्हें दोनों डीज के मध्य स्थान में उत्पन्न किया जाता है। कहां रखा जाएगा, दोनों डीज के मध्य स्थान में उत्पन्न किया जाता है। तो अगर इसकी बनावट के बारे में देखें तो बच्चों क्या लिखेंगे अपन, ये देखना। साइक्लोट्रॉन में डी की आकृति के दो धात्विक खोल
होते हैं जिन्हें डीज कहा जाता है, जिन्हें डीज कहा जाता है। इन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि इनके फलक समांतर रहें। D1 तथा D2 को उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती रेडियो स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिसकी आवृत्ति जो न्यू होती है वो तो कितनी होती है, 10 के घात 6 हर्ट्ज होती है, और विभवांतर जो होता है वो 10 के घात 4 वोल्ट के प्रत्यावर्ती रेडियो स्रोत से जोड़ा जाएगा। ठीक है, दोनों डीज के मध्य स्थित स्थान में विद्युत क्षेत्र विद्यमान होता है, जबकि डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। जबकि डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दोनों डीज को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य इस प्रकार रखा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों डीज के तल के लंबवत हों। दोनों डीज के तल के क्या हों? लंबवत हों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों डीज के तल के क्या हों? लंबवत हो। जिस आवेशित कण को त्वरित करना होता है, उसे दोनों डीज के मध्य स्थान में रखा जाता है। ये बच्चों इस साइक्लोट्रॉन की बनावट हुई।
इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि दो धात्विक डी की आकृति के दो धात्विक खोल D1 और D2 होते हैं, जिन्हें एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखा जाता है। इन दोनों डीज को एक उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती यानी रेडियो आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ा जाता है, जिसकी आवृत्ति 10 के घात 6 हर्ट्ज और विभवांतर जो होता है वोल्टेज होता है 10 के घात 4 वोल्ट होता है। इस संपूर्ण व्यवस्था को दो चुंबकीय ध्रुवों, दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच में इस प्रकार रखा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव इन दोनों डीज के तल के क्या रहे, लंबवत रहे। ठीक है, और जिस आवेशित कण को त्वरित करना होता है उसे क्या किया जाता है, दोनों डीज के मध्य जो स्थान है उसमें उत्पन्न किया जाता है। तो ये हुई बच्चों इसकी साइक्लोट्रॉन की बनावट। अब अपन देखते हैं इसकी कार्यविधि के बारे में, देखेंगे कि ये किस टाइप से कार्य करता है और किस टाइप से आवेशित कण त्वरित होता है। अब बच्चों अपन देखते हैं इसकी कार्यविधि। यहां पर आप समझने का प्रयास करें। ये सपोज मैं यहां पे दोनों डीज बनाता हूं, ये D1 है और ये D2 है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले आपको पता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जब अपन ने इसको जोड़ा है तो आपको पता है कि इसकी जो ध्रुवता है वो बार बार चेंज होगी। सपोज करो कि ये मेरे पास D1 है और ये D2 है। किसी समय t पर सपोज करो D1 पॉजिटिव है और D2 कैसा है, निगेटिव है, तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो धनावेश से यानी इस धनात्मक D से ऋणात्मक D की ओर होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेशित कण पर इधर बल लगेगा और ये इधर त्वरित गति करेगा। लेकिन जैसे ही इस D2 में प्रवेश करेगा तो आपको पता डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो जैसे ही ये इसमें प्रवेश करेगा तो इसकी गति किसके कारण परफॉर्म होगी, किसके कारण होगी, चुंबकीय क्षेत्र के कारण होगी। और ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये वृत्ताकार पथ पर गति करेगा और इस टाइप से अर्धवृत्त पूर्ण करेगा। अब आपको पता है कि इस प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत का आवर्तकाल इस प्रकार लिया जाता है कि इस डी में आवेशित कण की गति का आवर्तकाल और प्रत्यावर्ती वोल्टा का आवर्तकाल समान रहे। तो जैसे ही ये अर्धचक्र पूर्ण करके बाहर निकलेगा तो इस डीज की ध्रुवता बदल जाएगी और ये हो जाएगी निगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव। अपन ऐसे समझा रहे हैं इसको। तो अब निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और ये आवेशित कण पर इधर बल लगेगा और ये इधर त्वरित गति करेगा। जैसे ही बल लगेगा तो विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा और इस पर QV के बराबर कार्य होगा विद्युत क्षेत्र द्वारा और गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए आवेशित कण अधिक वेग से अब जैसे ही D1 में प्रवेश करेगा अधिक त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करेगा और इस टाइप से जैसे ही अब ये अर्धवृत्त पूर्ण करके बाहर निकलेगा अगेन क्या होगी, इसकी ध्रुवता बदल जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा और फिर से इस पर विद्युत बल लगेगा और इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण वेग में वृद्धि होगी और अधिक त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे गति करेगा और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। जैसे ही ये बच्चों यहां पर विक्षेपक प्लेटें लगी होती हैं, ये आवेशित कण की वृत्ताकार पथ पर गति का ये आवेशित कण की गति का ये पथ है और जैसे ही आवेशित कण की गतिज ऊर्जा एक वांछित गतिज ऊर्जा तक पहुंच जाएगी तो इसको विक्षेपक प्लेटों की सहायता से विक्षेपित करके बाहर निकाल लिया जाएगा और इससे लक्ष्य से टकरा दिया जाएगा। ये आवेशित कण की गति का पथ है, आवेशित कण की गति का पथ। तो ये हुआ इसका सिद्धांत।
फिर कार्यविधि को एक बार फिर समझें। आपको पता है कि D1 और D2 को अपन ने प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ रखा है। किसी समय कैपिटल T पर या किसी समय T पर D1 धनात्मक है और D2 ऋणात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D1 से, विद्युत क्षेत्र की दिशा D1 से D2 की ओर होगी और धनावेशित कण पर D1 से D2 की ओर बल लगेगा। जैसे ही ये D2 के अंदर प्रवेश करेगा, विद्युत क्षेत्र तो 0 हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या करेगा, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेशित कण प्रवेश करता है तो उसकी गति का पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो ये अर्धवृत्त पूर्ण करेगा और जैसे ही ये अर्धवृत्त पूर्ण करेगा तो D1 और D2 की ध्रुवता बदल जाएगी, अर्थात D1 निगेटिव हो जाएगा, D2 पॉजिटिव हो जाएगा। और इस पर बल किधर लगेगा, D2 से D1 की ओर बल लगेगा और बल लगने के कारण यानी विद्युत क्षेत्र इसको QV गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा और QV इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगी। कुल मिला के मैं कहूंगा कि इसका वेग बढ़ेगा। और आपको पता है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर mv/qb होती है, तो वेग बढ़ने के कारण वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ेगी और ये अधिक त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर इधर गति करेगा और जैसे ही पुनः अर्धवृत्त पूर्ण करेगा फिर से ध्रुवता बदल जाएगी, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और इस पर पुनः D1 से D2 की ओर बल लगेगा और त्वरित गति करता हुआ अधिक त्रिज्या के वृत्ताकार पर फिर गति करेगा और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। और जब आवेशित कण की गतिज ऊर्जा वांछित गतिज ऊर्जा तक पहुंच जाएगी तो ये जो यहां पर विक्षेपक प्लेटें लगी हैं, इन विक्षेपक प्लेटें हैं, इन विक्षेपक प्लेटों से आवेशित कण को विक्षेपित करके बाहर निकाल लिया जाता है साइक्लोट्रॉन से और फिर उसको लक्ष्य से टकरा दिया जाता है। तो यह है बच्चों अपने साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि। अब अपन देखते हैं साइक्लोट्रॉन में गति के प्राचल। साइक्लोट्रॉन में गति के प्राचल। फर्स्ट अपन देखते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। आपको पहले अपन डिस्कशन कर चुके हैं कि जब आवेशित कण लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गति का पथ वृत्ताकार होता है और वृत्ताकार पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए आप ये कहेंगे कि अभिकेंद्रीय बल mv²/r बराबर होगा QVB। V और V कैंसिल और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आ गई mv/qb। कितनी आ गई, mv/qb। ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो गई। दूसरा प्राचल है गति का आवर्तकाल। आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, आवर्तकाल T बराबर दूरी बटे वेग, एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr और वेग इसका v है, तो ये बनेगा 2π/v और r की जगह mv/qb। v और v कैंसिल और ये आ गया 2πm/qb। यहां से बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आ रहा है और वो रिजल्ट क्या है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति का जो आवर्तकाल है वो कक्षा की त्रिज्या और उसके वेग दोनों पर ही निर्भर नहीं करता है। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के पावर 0, यहां पर त्रिज्या नहीं आ रही है, यानी त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं कर रहा है और उसके वेग पर भी निर्भर नहीं कर रहा है। तीसरा है अधिकतम गतिज ऊर्जा।
आवेशित कण द्वारा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा, और अधिकतम गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे बच्चों? के ई मैक्स इक्वल टू होगी हाफ इंटू एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर। यहां पर वेग अधिकतम होना चाहिए, और आपको यह पता है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर mv अपॉन qb होती है। तो जब वेग अधिकतम कब होगा? जब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अधिकतम हो जाए। तो v मैक्स की जो वैल्यू होगी वो बराबर बनेगी qb इंटू आर मैक्स बाई एम। qb आर मैक्स बाई एम, यहां पर अपन वैल्यू पुट करेंगे और ये बनेगा हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। एम और एम कैंसिल हो गया और ये बनेगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर बाई 2m। ये आ गई अधिकतम गतिज ऊर्जा। फोर्थ आता है अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए चक्रों की संख्या। अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए चक्रों की संख्या। अब कैसे निकालें? आपको पता है बच्चों, आवेशित कण साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण एक चक्र में 2 बार विद्युत क्षेत्र में से गुजरता है। एक चक्र में कितनी बार? 2 बार विद्युत क्षेत्र में से गुजरता है, और प्रत्येक बार विद्युत क्षेत्र उसको क्यूवी ऊर्जा प्रदान करता है। तो एक चक्र में कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा? 2 क्यूवी। एक चक्र में 2 क्यूवी ऊर्जा प्रदान करेगा। सपोज करो कुल चक्रों की संख्या n है, तो कुल ऊर्जा कितनी प्रदान करेगा? n इंटू 2 क्यूवी, और वो अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जानी चाहिए। विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा, और एक चक्र में 2 बार प्रदान करता है। एक बार जब विद्युत क्षेत्र में से गुजरेगा तो कितनी ऊर्जा होगी? क्यूवी। चूंकि एक चक्र में 2 बार गुजरता है तो 2 क्यूवी। चक्रों की संख्या n है तो n इंटू 2 क्यूवी बराबर के ई मैक्स हो जाएगा, और के ई मैक्स का मान अपन को दे रखा है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर अपॉन 2m, और n बराबर एक क्यू से एक क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर अपॉन 4m कैपिटल V, जहां पर V क्या है? दोनों डीज के मध्य विभवांतर है। ये क्या? दोनों डीज के मध्य विभवांतर है। तो ये हो गया बच्चों अधिकतम चक्रों की संख्या। तो ये अपने साइक्लोट्रॉन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। एक आर्टिकल बच्चों अपने और बच गया था। अपन ने किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल देखा था। उसका पहला केस अपन ने देखा था कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे। सेकंड अपन ने देखा था यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करे, और उस टाइम अपन ने देखा था कि कण की गति का पथ कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। और एक तीसरा केस उसका और बच गया है, वो अपन देखेंगे। ये साइक्लोट्रॉन कंप्लीट होता है, और तीसरा केस है यदि आवेशित कण ये बच्चों आपके नोट्सों में पहले दिया गया टॉपिक, जिसमें अपन ने ये डिस्कशन किया था। तीनों केसेस एक साथ लिए गए हैं, ये बीच में छूट गया था, थोड़ा सा ध्यान देना। पहला स्पेशल केस अपन ने देखा था जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, दूसरा लंबवत दिशा में गति करे, और तीसरा केस ये होना चाहिए था यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण पर प्रवेश करे। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में न्यून कोण पर प्रवेश करे।
सपोज करो कि ये अपने पास समरूप चुंबकीय क्षेत्र B है, और ये कण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से ये v वेग इधर है और ये न्यून कोण पर इधर प्रवेश कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो वेग का चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक होगा ये क्या होगा, v cos थीटा, और चुंबकीय क्षेत्र के जो लंबवत घटक होगा वो क्या होगा बच्चों, v sin थीटा। अब आपको पता है कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तो उसकी गति का पथ कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। तो वेग के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक के कारण कण सरल रेखीय पथ पर गति करने का प्रयास करेगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक के कारण कौन से, वृत्ताकार पथ पर गति करने का प्रयास करेगा। यदि कण का वेग गति के यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो तो आपको पता है कि कण कैसे पथ पे गति करता है, वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। अब इस कण की गति इन दोनों गतियों के अध्यारोपण से प्राप्त होगी, अर्थात कण सरल रेखीय पथ पर भी गति करेगा यानी ट्रांसलेटरी मोशन, एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा भी, और वृत्ताकार पथ पर भी गति करेगा। तो कण की गति कैसी हो जाएगी, कुंडलिनी हो जाएगी, हेलिकल हो जाएगी। और ये कण की गति का जो पथ बनेगा वो कुछ इस टाइप का पथ बनेगा। कैसा पथ बनेगा, कुंडलिनी पथ बनेगा। तो अपन क्या कहेंगे, देखो वेग के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक, वेग के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक के कारण, वेग के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक के कारण कण सरल रेखीय पथ पर गति करने का प्रयास करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक के कारण वृत्ताकार पथ पर गति करने का प्रयास करता है। वृत्ताकार पथ पर गति करने का प्रयास करता है। कण की परिणामी गति इन दोनों गतियों के अध्यारोपण से प्राप्त होती है, जो कि कुंडलिनी होगी। जो कैसी होगी, कुंडलिनी होगी, हेलिकल होगी। ये ध्यान देने वाली बात है इसमें। तीनों केस में अलग अलग, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, तो वो नियत वेग से सरल रेखीय पथ पर गति करता है। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसकी गति का पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तीसरा केस आया, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से न्यून कोण पर प्रवेश करता है तो उसके वेग के दो घटक लिए जाएंगे। तो वेग के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक के कारण निश्चित रूप से कौन से पथ पर गति करेगा, सरल रेखीय पथ पर गति करेगा, और लंबवत घटक के कारण वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। और इस कण की जो परिणामी गति होगी वो दोनों गतियों के अध्यारोपण से प्राप्त होगी, जो कैसी होगी, कुंडलिनी होगी। इसके बाद अपन देखते हैं इसके गति के प्राचल।
गति के प्राचल, जिसमें फर्स्ट आता है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R बराबर क्या होगा बच्चों, mv लंबवत बटे qb। क्योंकि आपको यह पता है कि वृत्ताकार पथ पर जो गति करता है वो वेग के लंबवत घटक के कारण करता है, और मैं कहूंगा यहां पे mv लंबवत की जगह क्या कहूंगा, v sin थीटा अपॉन qb। दूसरा, गति का आवर्तकाल, t बराबर क्या होगा, 2 पाई r बटे v लंबवत, और ये बनेगा 2 पाई v लंबवत और r की जगह m v लंबवत बटे qb। v लंबवत से v लंबवत कैंसिल, और वही आ गया 2 पाई m अपॉन qb, जो अपन ने वृत्ताकार पथ पर गति के लिए देखा था। और इसमें भी पता चल रहा है कि आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के पावर 0 और आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v के पावर 0। थर्ड पैरामीटर आता है जिसको आपको ध्यान देना है, और वो है कुंडलिनी अंतराल। कुंडलिनी अंतराल, और इसको बोलते हैं पिच। आवेशित कण द्वारा एक चक्र में, आवेशित कण द्वारा एक चक्र में कुंडलिनी की अक्ष के अनुदिश तय की गई दूरी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, या कुंडलिनी अंतराल कहलाता है। आवेशित कण द्वारा एक चक्र में कुंडलिनी की अक्ष के अनुदिश तय की गई दूरी कुंडलिनी अंतराल कहलाती है। क्या कहलाती है, पिच। और ये x बराबर क्या होगा, v कोस थीटा, वेग इंटू समय, और समय आवर्तकाल के बराबर हो जाएगा, और ये बनेगा v कोस थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन qb। अब बच्चों इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनेगा एक बात ध्यान देना। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से न्यून कोण पर प्रवेश करता है, तो उसकी गति का पथ होगा, पहला ऑप्शन सरल रेखा, दूसरा ऑप्शन वृत्ताकार, तीसरा ऑप्शन समान पिच की कुंडलिनी, और चौथा है असमान पिच की कुंडलिनी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यह पिच किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है। v का मान कांस्टेंट है, नियत वेग से प्रवेश कर रहा है, थीटा का मान कांस्टेंट है, द्रव्यमान कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है। अब यह देखना है कि अगर b समरूप है, यदि चुंबकीय क्षेत्र समरूप है तो कुंडलिनी समान पिच की होगी, और यदि चुंबकीय क्षेत्र असमरूप है तो असमान पिच की कुंडलिनी होगी। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, तो पथ कैसा होगा, समान पिच की कुंडलिनी होगी। ठीक है, तो ये बच्चों केसेस आपके कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे बायो सावर्त नियम और उसकी एप्लीकेशन।